डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है डंका ऑफिशियल में। हमारा आज का जो मुद्दा है, आज का जो सवाल है वो ये है आपसे कि जहाँ एक तरफ सरकार, सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, दुनिया की हर एक सरकार ये चाहती है कि उसके देश में नारियाँ सशक्त हों, मजबूत हों। लेकिन हम भारतवासी हैं, भारत में यहाँ भी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए सरकार तरह तरह का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए कि नारी को सशक्त और मजबूत करने के लिए जो नारीवादी विचारधारा है, उसमें उत्तर भारत खासकर क्या इसको एडॉप्ट करने में सक्षम हो पा रहा है? क्योंकि आज बहुत सारी जगहों पे अगर देखा जाए, आए दिन अखबार की सुर्खियां बनी रहती हैं। हर एक यूट्यूबर या फिर न्यूज़ पे आप अगर देखो तो पता ये चलता है कि आए दिन कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार करके, दुष्कर्म करके उनको मारा जा रहा है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय समाज इस विचारधारा को एडॉप्ट करने में भी पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको, क्या यही वजह है कि ज़्यादातर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है? उत्तर भारत में जो नारियों से संबंधित जो सबसे बड़ी जो घटनाएं हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा की घटना हो या जो ऑनर किलिंग, जैसे मतलब वही चीज़ है कि लगातार उनके साथ जो भी ऑनर किलिंग की बात करें, मतलब बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं नारियों के विरुद्ध ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम एक कंपेयर करें, तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जो दक्षिण भारत है, मैं दक्षिण भारत से कंपेयर करता हूँ, तो लिटरेसी रेट ज़्यादा है। दूसरी बात है कि वहाँ पर एक्सेप्टेंस मोड ज़्यादा है किसी चीज़ के बाहरी वैचारिक जो हमने कहा ना कि वैश्विक विचार, जो वैश्विक मूल्य हैं, उसको शायद जल्दी अडॉप्ट कर ले गया। और उत्तर भारत आज भी उसको अडॉप्ट करने में उतना ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाया, आगे नहीं हो पाया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो परंपरागत समाज का जो एक अनवरत व्यवस्था जो बनी रही, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, वो कहीं ना कहीं आज भी उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जबकि आज हमारी जो माताएं बहनें हैं या जो नारी महिला जो भी आप कह लीजिए, कि आज जो है वो सशक्त हो रही हैं। वो सशक्त इस बात पर नहीं हो कि आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, पहली बात तो वो शैक्षणिक रूप से सशक्त हो रही हैं। बहुत सारे तकनीकी संचार माध्यम उनको जो है देखने को मिलते हैं, जिसके माध्यम से वो बहुत सारे नारीवादी विचारों को अडॉप्ट कर रही, सीख रही हैं, और देन उसको जो है समाज में उसके लिए मांग भी कर रही हैं। परंपरागत व्यवस्था उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और फिर वो कन्फ्लिक्ट की दशा में बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। कई बार कपड़े पहनने को लेकर हो जाता है, तो कई बार दहेज का विरोध करने को लेकर हो जाता है, तो कई बार जो है अपने हक हकूक़ मांगने की वजह से होता है। तो वो किसी भी रूप में जो कन्फ्लिक्ट होता है तो उसका फिर परिणाम या तो विभत्स हिंसा होती है या थोड़ी बहुत हिंसा के साथ छोड़ दी जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि नारीवादी व्यवस्था का, मैंने एक नारीवादी विचारधारा की बात की है। पहले तो ये समझना नारीवादी विचारधारा है क्या, और इससे कहाँ तक आज भारतीय महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। जी, यही जानना है एक्चुअली में, अपने जनता को ये बतानी है कि मेन उद्देश्य क्या है इसका, नारी सशक्तिकरण का मेन उद्देश्य क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कम्युनिकेशन गैप हो, लोग प्रॉपर वे में समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसको अच्छी तरह अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं? नारीवादी व्यवस्था जो भी है, नारीवादी व्यवस्था का मतलब क्या है, नारीवादी विचारधारा क्या है? नारीवादी विचारधारा जो है नारी के हितों से जुड़ी है, कि नारी के हित की, नारी ये नहीं चाहती है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जगह मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है, वो कभी नहीं चाहती ये चीज़। वो चाहती है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जगह जो नया समाज बने वो समानता पर आधारित हो, मतलब कि उसमें पुरुष और महिलाओं को समान दर्जा दिया जाए। एक यहाँ पर एक दो टर्म आते हैं समाजशास्त्र की भाषा में, जेंडर और सेक्स। एक चीज़ समझिएगा कि सेक्स और जेंडर ये दो चीज़ें आती हैं, कि आपका सेक्स क्या बोलते हैं, मेल फीमेल बोल देते हैं। तो जो सेक्स वाली व्यवस्था, जो ये एक टर्म है, वो एक्चुअली में एक जैविकीय अवधारणा है, जिसमें ईश्वर ने अपनी रचना के माध्यम से महिला पुरुष को बनाया। शारीरिक रूप से कुछ विषमताएँ आई उसमें, कुछ उनके पास खूबियाँ रही तो कुछ उनके पास खूबियाँ रहीं। जेंडर एक शब्द है जो कि सामाजिक जो है व्यवस्था पर आधारित है। मतलब नारीवादी व्यवस्था, नारीवादी जो सिद्धांतवादी या जो भी नारीवादी विचारधारा के समर्थक है, वो ये मानते हैं कि हमारा जो समाज था, जैविकी आधारित पर जो सेक्स था, उसको क्या किया गया, उसी आधार पर हमने क्या किया है कि एक जेंडर शब्द बना लिया है, और उस आधार पर सामाजिक विषमताएँ जो है महिलाओं के साथ जोड़ दी गई हैं, जो कि किसी भी स्थिति में सही नहीं है।
और इसका कई बार विरोध हुआ है। वो 1750 से ही हम लगातार, उससे पहले से भी हम लगातार देखते जा रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर होता रहा है। और भारत में भी 1850 के बाद से वो नारीवादी आंदोलन हुए हैं। उनका सीधा सा मानना है कि जो जेंडर शब्द है वो सामाजिक असमानता पर आधारित है। समाज के साथ बहुत सारी विषमताएं जोड़ दी गई हैं कि बाहर के वो काम नहीं करेगी, वो अपने हक हकूक़ की बात नहीं करेगी, वो समानता जैसे मूल्यों की बात नहीं करेगी। और इसी का जो विरोध होता है जो नारी हितों में, उसी को हम नारीवादी विचारधारा से जोड़कर देखते हैं। अब नारीवादी विचारधारा कहीं से भी जो है उस हिंसा के लिए डायरेक्ट जो है कारण नहीं है। नारीवादी जितने भी सिद्धांत आए हैं, जितनी विचारधाराएं आती हैं, वो विचारधाराएं हमेशा नारी हितों की बात करती हैं। हम उसके लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण है वो परंपरागत, वो जो एक मानसिकता जो हमारी है बन चुकी है पिछले क्योंकि हम उस समाज में लगातार पल बढ़ रहे हैं, उसी को हम बिल्कुल कैरी ऑन फॉरवर्ड आगे लेते जा रहे हैं, लेकिन हम उस सामाजिक मूल्यों के अनुरूप जो अपने को नहीं ढाल पा रहे हैं। तो जो एक बिल्कुल रूढ़वादी व्यवस्था है वो क्या करता है कि उन विचारों से टकराहट हमेशा उसकी होती है, और फिर वही चीज़ है कि सामाजिक विघटन और फिर बहुत सारी हिंसा, जो घरेलू हिंसा जैसी चीज़ निकल कर आती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, जैसे ठीक है नारी सशक्तिकरण के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, पुलिस ने भी एंटी रोमियो स्क्वाड बना रखा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं स्कूल और कॉलेज में, लेकिन आज भी देखने में ये आ रहा है कि वो डरी और सहमी से रहती हैं, क्योंकि हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे जो मनचले लड़के होते हैं वो आज भी ये समझ रहे हैं कि उन बच्चियों पे कोई फब्ती कस देता है, कोई कुछ बोल देता है। कई सारी बच्चियों को रोते हुए भी देखा गया है। इस पे कंट्रोल आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या मेन वजह है? कहीं ना कहीं जो सरकारी जो भी ये मिशन शक्ति या जिस तरीके से चीज़ें चलाई जा रही हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। जो रोमियो स्क्वाड आपने बताया, कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि पहले केसेस उतने निकल कर नहीं आते थे, शायद सोशल मीडिया का उतना जो है प्रभाव नहीं था, उतनी मीडिया प्रभावी नहीं थी, उतना जो रोमियो स्क्वाड जैसी चीज़ें वो काम नहीं कर रही थी, तो मामले कम में पकड़ा रहे थे। मामले हो रहे थे लेकिन सामने नहीं आ रहे थे। आज मामले वो सामने दिख रही है, हमारी एक विफलता नहीं सफलता है। विफलता ये है कि आज भी ऐसे केसेस क्यों आ रहे हैं। तो एक चीज़ समझना होगा कि सरकारी स्तर पर, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कितनी भी योजनाएं संचालित कर ले, लेकिन जब तक उसका बेहतर क्रियान्वयन कहाँ होगा, हम समाज में क्रियान्वित कर सकते हैं। केवल सरकार ही हर बदलाव के लिए जो है वो एक बेहतर संस्था नहीं है। आप बहुत सारे आपके यहाँ जो है जैसे खा पंचायत जैसी चीज़ें होती हैं, हर जाति समुदाय में एक संस्था होती है। उन सब माध्यमों के जरिए भी हम जो है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हर बार जो है महिलाएं, कोई भी चीज़ होता है महिलाओं को हम दोष दे देते हैं, कोई भी चीज़ होता है हम कहते हैं कि महिलाओं से संबंधित चीज़ें इसलिए हम उसको समाज में नहीं लाएंगे, नहीं तो महिलाएं जो है इसका जो है भुगतभोगी होंगी। गलती पुरुष की रहती है और हम उस मामले को छिपा कर बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि अब वो समय आ गया है जहाँ पर हमें किसी भी केस को छिपाने से पहले जो है 100 बार सोचना चाहिए कि अगर इस एक केस को छिपा लिया तो ऐसी घटनाएँ फिर दोबारा भी होंगी। और हमें हर परिवार के स्तर से ये समझना होगा, परिवार में ही हमें जो है शुरुआती समाजीकरण के साथ साथ ये चीज़ें बतानी होंगी कि ये कितनी विभत्स चीज़ें हैं। अगर हुआ तो आपके लिए समाज का, परिवार या किसी भी स्तर पर आपको कहीं जगह नहीं दी जाएगी। तो केवल सरकारी ही जो मशीन ये है वो उस पर काम नहीं करें। हम चाहते हैं कि गैर सरकारी, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो परिवार हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे समाज का कोई एक छोटा समाज हो, कोई भी, मतलब हर स्तर पर, चाहे वो कोई जात समुदाय हो, कुछ भी है, हर सामुदायिक स्तर पर उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। ये आपका कहने का मतलब ये है कि सामाजिक नैतिकता भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। सामाजिक नैतिकता का ह्रास तो हुआ ही है। कारण ये है कि बहुत सारी चीज़ वैल्यू, जहाँ पर हमने अच्छे जो है मूल्यों को सीखा है, वहाँ पर हमने शॉर्टकट्स तरीके सक्सेस पाने का भी रास्ता है। हम सांसारिक मोहमाया को पाना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत गलत तरीके भी आपके सामने उदाहरण देखते हैं, चाहे चाइनीज स्नैचिंग हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, या कोई भी ऐसा तरीका, चाहे वो ड्रग्स डीलिंग हो, चाहे जो है वो महिलाओं को किडनैपिंग हो, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हमें जो है वो शॉर्टकट्स भी दिखाए जा रहे हैं। तो एक तबका, छोटा सा ही तबका, चाहे वो 2-4% ही लोग हों, उस तरफ भी तो जा रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी? केवल सरकार ही, सरकारी मिशनरी अपना काम कर रही है, साथ में पैरेलल जो है समुदाय को भी काम करना पड़ेगा, तभी उन सारी चीज़ों पर हम पकड़ बना सकेंगे और उसको रोक सकेंगे। अन्यथा फिर वही चीज़ है कि एक मात्रा से जब ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर सामाजिक विचलन वाली स्थिति आएगी, जो समाज के लिए कहीं से भी सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ये थे डॉक्टर दुर्गेश जी, जिन्होंने आज फिर हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और इस पूरे टॉपिक को आज इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये हमारी टॉपिक आज अच्छे से आप लोगों तक हम पहुंचा पाए हैं, जिसमें
डॉक्टर दुर्गेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमें इसी तरह से और हिम्मत देते रहें कि हम आप तक अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएँ। बस आप हमारे चैनल का सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए। याद रहे, डंका ऑफिशियल।